Hello and welcome to my YouTube channel Geography with Godara sir. Today we are going to start class 12th Geography, that is book number 2, India People and Economy, and chapter is Planning and Sustainable Development in Indian Context. What is planning? This chapter is divided into two segments. First is planning and other is sustainable डेवलपमेंट. सबसे पहले हम प्लानिंग की बात करेंगे. प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज प्रोसेस थिंकिंग फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट ऑफ स्कीम टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल. किसी गोल को अचीव करने के लिए जब हम थिंक करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसको प्लानिंग कहा जाता है. प्लानिंग में दो अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है, सेक्टरल प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग. सेक्टरल प्लानिंग वो होता है जब हम किसी सेक्टर को डेवलप करने की बात करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इरिगेशन सेक्टर है. जब हम सेक्टर को इम्प्लीमेंट कर आगे ले जाने की बात करते हैं, उसको एम करते हैं कि उसका डेवलपमेंट हो, जिसमें चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, तो उसको सेक्टरल प्लानिंग कहा जाता है. जब कोई रीजन बैक रह गया है, बैकवर्ड रह गया है, उसमें इम्बैलेंस हो गया है डेवलपमेंट के अंदर, या लैग बिहाइंड हो गया डेवलपमेंट के अंदर अदर एरिया से, तो जब उसकी प्लानिंग की बात होती है उसको सेक्टरल रीजनल प्लानिंग कहा जाता है. रीजनल प्लानिंग आगे दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, टारगेट एरिया प्लानिंग एंड टारगेट ग्रुप प्लानिंग. अब क्वेश्चन आता है कि ये प्लानिंग करता कौन है? हु डू द प्लानिंग? प्लानिंग करता है नीति आयोग. नीति आयोग प्लानिंग करता है इंडिया के अंदर. नीति आयोग का फुल फॉर्म है, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था. पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन, यानी कि पहले प्लानिंग कमीशन, उसके बाद 1 जनवरी 2015 को इसका नाम कर दिया गया नीति आयोग. नीति आयोग जो है वो डिसेंट्रलाइज है और प्लानिंग कमीशन सेंट्रलाइज था. यानी कि प्लानिंग कमीशन के अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री का के बारे में प्लानिंग करती है, वहीं नीति आयोग के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्लानिंग करती है कंट्री के बारे में. पीएम हेड थे प्लानिंग कमीशन के अंदर और सभी पूरी कंट्री के बारे में प्लानिंग वही करते थे. लेकिन नीति आयोग के अंदर पीएम के साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर है हर स्टेट के, वो इसके मेंबर हैं और पीएम इसके हेड हैं, और वो पूरी एंटायर कंट्री के बारे में पॉलिसीज़ बनाते हैं. इसका ऑब्जेक्टिव है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर, गवर्नमेंट की जो है दोनों गवर्नमेंट मिलकर कंट्री की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बनाना. सबसे पहले हम टारगेट प्लानिंग की बात करते हैं, जो रीजनल प्लानिंग को डिस्कस करेंगे डिटेल में. यानी कि प्लानिंग दो पार्ट है जिसमें हम रीजनल प्लानिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका आगे फर्दर हमने रीजनल प्लानिंग को ही डिस्कस किया है, सेक्टरल प्लानिंग के बारे में बात नहीं की है. रीजनल प्लानिंग दो टाइप में डिवाइडेड है, टारगेट एरिया प्लानिंग एंड टारगेट ग्रुप प्लानिंग. जो कोई एरिया या कोई ग्रुप जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलने की वजह से, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ पर पूरी तरह से जो है वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया, जब उसकी प्लानिंग होती है तो उसको टारगेट एरिया टारगेट ग्रुप प्लानिंग कहा जाता है. उसके अंदर एरिया है तो उसको एरिया कहा जाता है, अगर पीपल है तो उसको ग्रुप कहा जाता है. अब जो प्लानिंग कमीशन है उसने टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया था ताकि वहाँ की जो सोशल या रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको डेवलप किया जा सके, रीजनल डिस्पैरिटीज़ या सोशल डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस किया जा सके. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें ज़रूरत है रिसोर्स की, यानी कि अगर उस एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट यानी कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने की पड़ेगी लोगों को. अब टारगेट एरिया प्लानिंग के अंदर हम एरिया की बात करते हैं, चाहे वो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, चाहे वो ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, चाहे वो डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, चाहे वो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो. यानी कि जब एरिया की बात करते हैं, चाहे वो ड्रॉट एरिया है, चाहे वो हिल एरिया है, चाहे वो कमांड एरिया है, चाहे वो डेजर्ट एरिया है, तो उसको टारगेट एरिया प्लानिंग के अंदर में रखा जाता है. और टारगेट ग्रुप, जब ग्रुप ऑफ पीपल की बात होती है, यानी कि स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी होगी, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसीज होगी, शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, ये सब इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. जब इनकी प्लानिंग होती है तो इसके अंदर रखा जाता है. देन सबसे पहले हम टारगेट एरिया प्लानिंग को डिस्कस करेंगे. इसके अंदर हमने टारगेट ग्रुप प्लानिंग को डिस्कस आगे डिटेल में नहीं किया है. जैसे हमने पहले सेक्टरल प्लानिंग को डिटेल में डिस्कस नहीं किया, रीजनल प्लानिंग को डिस्कस किया, उस तरह से टारगेट एरिया प्लानिंग को डिस्कस किया है, टारगेट ग्रुप प्लानिंग को डिस्कस नहीं किया.
पहले आता है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 5th 5 ईयर प्लान में इनिशिएट किया गया था, लागू किया गया था। इसके अंदर 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तराखंड, असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। इसके अंदर असम की मिकीर और नॉर्दर्न चचार हिल्स आ जाते हैं, इसमें वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हिल्स आ जाते हैं, तमिलनाडु में नीलगिरीज आ जाते हैं। अब नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज ने रिकमेंडेशन दी थी 1981 में। क्या रिकमेंडेशन दी थी, क्या सिफारिशें दी थी? यानी कि वो एरिया जिसकी हाइट 600 मीटर से ज़्यादा हो, यानी कि ऐसा एरिया जो हिली एरिया जिसकी हाइट होनी चाहिए 600 मीटर से ज़्यादा, और जो किसी ट्राइबल सब प्लान का पार्ट ना हो, उसे हम हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम या बैकवर्ड हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इट हैज़ सम एम्स। देखिए कुछ एम, हर चीज़ का कोई एम होता है, कोई भी जब प्लानिंग की जाती है तो उसका कोई एम ज़रूर होता है। इसका एम क्या है? इंडिजीनियस रिसोर्सेज को हार्नेस करना, यानी कि इंडिजीनियस रिसोर्सेज को दोबारा से डेवलप करना, जो वहाँ के इंडिजीनियस रिसोर्सेज उनको डेवलप करना बाय हॉर्टिकल्चर, बाय प्लांटेशन, चाहे हम वहाँ के हॉर्टिकल्चर से डेवलप करें, प्लांटेशन से करें, एग्रीकल्चर से करें, एनिमल हस्बेंड्री से करें, पोल्ट्री फार्मिंग से करें, फॉरेस्ट्री से करें, या स्मॉल स्केल या विलेज इंडस्ट्रीज डेवलप करके या कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप करके वहाँ के इंडिजीनियस रिसोर्सेज को डेवलप करना। और ये जो प्लानिंग है ये रीजन टू रीजन वेरी करती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी, इकोलॉजी, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस, ये प्लानिंग जो है वो वेरी करती है, चेंज करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट एरिया प्लानिंग है वो है DPADP, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इनिशिएट किया गया था या लागू किया गया था 4th 5 ईयर प्लान के अंदर, जिसका मेन एम्फेसिस था। देखिए जो ड्रॉट प्रोन एरिया होता है वहाँ पे सूखा पड़ता है, तो जो एरिया जहाँ पे सूखा पड़ रहा है तो वहाँ पर हमें क्या प्रोवाइड करना है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना। वहाँ पे वाटर शेड डेवलपमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो गया, वाटर शेड प्रोग्राम हो गया, वहाँ पर जो है वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, वहाँ पर एफॉरेस्टेशन करना, वहाँ पर लोगों को जो है वो इकोलॉजी को रिस्टोर करना। तो ऐसी फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करना, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, वहाँ पर लोगों को हर तरह की फैसिलिटी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी डेवलप करना। ये जो एरिया है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा एरिया, जो एरिया ज़्यादातर ऐसे एरिया होता है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पर इकोलॉजी जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। तो ये जब इकोलॉजी डैमेज होती है तो वाटर, सॉइल, प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल सबके ऊपर इसका अफेक्ट आता है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है, तो इसका अफेक्ट जो है वो एग्रीकल्चर और इकोलॉजी के ऊपर आ रहा है, ये दोनों ही डिग्रेड हो रही है। यहाँ पर वाटर शेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसको माइक्रो लेवल पे स्टार्ट करने की ज़रूरत है, यानी कि छोटे से छोटे लेवल पे हमें वाटर को बचाने की, वाटर को सेव करने की। वाटर शेड के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसमें हम चाहे बारिश का पानी हो, रेन का वाटर हो, चाहे वो उसको जो है वो रिवर का जो फ्लो है या रिवर का जो बेसिन है उसे डेवलप करना, किसी भी तरह से जो पानी है उसको सेव करना, चाहे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे हम रेन वाटर को स्टोर कर रहे हैं, चाहे रेन वाटर को रिचार्ज वेल्स के थ्रू भेज रहे हैं या पोन्ड्स डेवलप कर रहे हैं, ये सब जब बड़े लेवल पे किया जाता है तो इसको वाटर शेड डेवलपमेंट कहा जाता है। ये इंडिया के 67 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंक्लूड किया, इसको आइडेंटिफाई किया गया ड्रॉट प्रोन एरिया 1967 में, यानी कि 67 डिस्ट्रिक्ट इंडिया की ड्रॉट प्रोन एरिया के अंडर में आती है, जिसमें हमारे राजस्थान आ जाता है, गुजरात आ जाता है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश आता है, मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र आ जाता है, रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेटू आंध्र प्रदेश का आ जाता है, अभी तेलंगाना हमारा अलग स्टेट बन गया है, कर्नाटका प्लेटू आ जाता है और तमिलनाडु के इंटीरियर पार्ट्स आ जाते हैं। अब प्लानिंग इरिगेशन कमीशन ने 1972 में कहा था कि किसे हम जो है एक क्राइटेरिया दिया था कि किसे हम जो है वो ड्रॉट प्रोन एरिया कह सकते हैं, ऐसा एरिया जहाँ पे 30% इरिगेटेड एरिया हो, 70% अनइरिगेटेड, यानी कि 70% रेन के ऊपर डिपेंड, रेन फेड एरिया हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया कह सकते हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा और नॉर्थर्न राजस्थान को इसके बाहर कर दिया गया, क्योंकि इस एरिया में कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ITDP। व्हाट इज ITDP? Integrated ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये जो
ये भारमार रीजन के अंदर पड़ता है। अब भारमार रीजन है कहाँ पे? भारमार रीजन जो है वो कॉम्प्राइज होता है भारमार और होली तहसील चंबा डिस्ट्रिक्ट की, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है। ये इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ में पड़ जाता है, यानी कि चाइना बॉर्डर के पास पड़ता है ये एरिया। इसको 21 नवंबर 1975 में इस जो एरिया को ट्राइबल एरिया नोटिफाई किया गया था, यानी कि 21 नवंबर 1975 में इसको ट्राइबल एरिया नोटिफाई किया गया। यहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है वो गद्दीज कम्युनिटी रहती है। गद्दीज एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो ट्रांसह्यूमन्स एक्टिविटी करती है। ट्रांसह्यूमन्स एक्टिविटी क्या होती है? जो हाई एल्टीट्यूड्स या विंटर के अंदर वो क्या करते हैं, लो एल्टीट्यूड यानी कि प्लेन एरिया में आ जाते हैं, और समर के अंदर वो माउंटेन्स के अंदर चले जाते हैं अपने एनिमल्स को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो अपने एनिमल्स को प्लेन एरिया में या लो लेइंग एरिया में लेके आ जाते हैं जहाँ पर उनको खाने के लिए मिल जाए। जब वसंत ऋतु आती है, जब बारिश का मौसम आता है, तो वो अपने एनिमल्स को ऊपर वाले एरिया में, जब गर्मी आती है तो ऊपर वाले एरिया में लेकर चले जाते हैं। ये एरिया 18 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसका जो एल्टीट्यूड है वो 1500 to 3700 एल्टीट्यूड मीटर हाइट आ जाती है इसकी, जो लॉफ्टी माउंटेन से सराउंडेड है। यानी कि इसके नॉर्थ में तो पीर पंजाल है और साउथ में धौलाधर रेंज है, यानी कि दोनों तरफ बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। और ये ड्रेन होते हैं, इनको वाटर प्रोवाइड करती है रावी और इसकी दो ट्रिब्यूटरीज बुध हिल एंड तुंदे। ये दोनों रिवर, ये तीनों रिवर मिलकर एक फिजिकल डिवीज़न बनाती है, जिसको होली, कानी, कुगती और तुगदा के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ का टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग रहता है। मिनिमम टेम्परेचर जो 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड एरिया है, जहाँ की 21 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर का डेंसिटी है, यानी कि पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है? 21 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ की इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। एलाइड एक्टिविटी यानी कि एनिमल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर भी है सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस का मतलब है कि जितना पकाया उतना खा लिए, जितना फसल ग्रो की वो सब उन्होंने घर पे ही कंज्यूम कर ली, बेचने के लिए कमर्शियल लेवल पे नहीं होती है। 1970s में गद्दी को शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर इंक्लूड किया गया, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो ट्राइब्स हैं उनके अंदर इंक्लूड किया गया। और 5th 5 ईयर प्लान के अंदर इनको 1974 के अंदर इसको ITDP के अंदर में इंक्लूड किया गया। भारमार जो है वो ड्राइव होता है संस्कृत वर्ड भरमार से, रिटेन ऑफ कॉलिक फ्लेवर। इसका एम क्या है? इस जो ITDP है इसका एम क्या है कि जो गैप है भारमार और अदर हिमाचल रीजन को उसको कम करना, नैरो करना। इसके अंदर प्रायोरिटीज़ जो दी गई वो डेवलपमेंट, स्कूल को डेवलप करने की बात की गई, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज के ऊपर, रोड्स को डेवलप किया गया, पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड किया गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई, एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटी को डेवलप किया गया। तो यहाँ पे कुछ एरिया को तो बेनिफिट मिला, यानी कि जो साउदर्न पार्ट है जिसके अंदर कानी और होली है इनको तो बेनिफिट मिला, लेकिन कुगती और तुंगदा जो है उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। आप देखोगे कि यहाँ पे रावी है, ये रिवर है, यहाँ से ये रिवर है, यहाँ पे बुध हिल रिवर है, ये रावी रिवर यहाँ से इस तरफ निकल जाती है, तो ये पूरा इसका यहाँ से बहते हुए इस तरफ जाती है, तो ये इसका पूरा एक जो है वो डिवीज़न हो जाता है, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। देन व्हाट आर द सोशल बेनिफिट्स? अब इसके सोशल बेनिफिट्स क्या हुए? यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशल बेनिफिट होते हैं। लिटरेसी रेट जो है वो 1.8% था 1970 में, वो 65% होता है फीमेल लिटरेसी के अंदर। सेक्स रेशियो में इंक्रीज देखने को मिलता है। चाइल्ड मैरिज जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो कर रहे थे अब कैश क्रॉप ग्रो करना शुरू कर देते हैं। पल्सेस आ जाती है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ की जो पेस्टोलिज्म है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है, 1/10 हो जाती है, यानी कि 10 में से 1 आदमी ही पेस्टोलिज्म कर रहा है, एनिमल रियरिंग या ट्रांसह्यूमन्स कर रहा है। अब गद्दीज जो है आज भी यहाँ से मूव करते हैं कांगड़ा या सराउंडिंग एरियाज़ में फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, यानी कि दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए वो मूव हो जाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मल्टी डायमेंशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलपमेंट का मतलब है कि कोई चीज़ के अंदर हम जो है वो चीज़ें ग्रो कर रही है, यानी कि हर तरफ से इसमें सब तरफ से पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए।
चाहे सोसाइटी है, चाहे इकोनॉमी है, चाहे एनवायरनमेंट है, यानी कि किसी को अगर नुकसान हो रहा है तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते। तो डेवलपमेंट का मतलब है पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, इकोनॉमी में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो और हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी उसका कोई इफेक्ट ना आए। पहले डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को ही डेवलपमेंट माना जाता था, यानी कि जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, ग्रोस नेशनल जो जीएनपी है उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्शन के अंदर ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन के अंदर ग्रोथ हो रही है, या पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है लोगों की, तो इसका मतलब है कि कंट्री ग्रो कर रही है। लेकिन 1970s में आके रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ एंड इक्विटी, इसकी नई डेफिनेशन आ जाती है, यानी कि डेफिनेशन है रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ एंड इक्विटी, कि जो ग्रोथ की हम डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, उसे हमें दोबारा से देखने की ज़रूरत है, वो भी इक्वली, लोगों को जो ग्रोथ है उसको इक्वली डिवाइड करने की ज़रूरत है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नोशन है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में इमर्ज होता है। वहाँ के लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है। इसी कंसर्न को लेकर बहुत सारी ऐसी बुक्स देखने को मिलती है, जिसमें पॉपुलेशन बॉम्ब है जो एनरिच ने लिखी थी, लिमिट टू ग्रोथ मिडोज ने लिखी थी 1972 में, एनरिच ने लिखी थी 1968 में। ये अपने फियर को दिखाते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट जो है पूरी तरह से डिग्रेड हो रहा है और हम सिर्फ अपने डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इसी कंसर्न को लेकर यूनाइटेड नेशन भी अपनी एक कमीशन बनाता है, जिसको वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की नाम से जाना जाता है, जिसका WCED शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो हेड है वो नॉर्वेन प्राइम मिनिस्टर H. ब्रुटलैंड को बनाया जाता है। ब्रुटलैंड अपनी रिपोर्ट देता है 1987 में। इसको आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से या ब्रुटलैंड रिपोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सबसे पहले डिफाइन किया गया, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी नीड्स को भी फुलफ़िल कर सके और आने वाली जनरेशन्स की भी नीड को फुलफ़िल किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोलॉजी का, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट का भी ध्यान रखता है और हमारे जो रिसोर्सेज उन्हें कंजर्व करने की भी बात करता है और हमारी जो ह्यूमन काइंड है उसके बेनिफिट की बात करता है। तो हमारा जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया, यानी कि हम जहाँ पे सेकंड जो हमारा टॉपिक है, पहले हमने प्लानिंग की बात की, अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा जो टॉपिक है, हमने ITDP को डिस्कस किया, प्लानिंग के अंदर हमने HDAP को डिस्कस किया, हमने DPADP को डिस्कस किया, ड्रॉट प्लानिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हम कमांड एरिया डेवलपमेंट, इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे। जो इंदिरा गांधी कैनल है इसको राजस्थान कैनल के नाम से जाना जाता था। जो सबसे बड़ी कैनल है, इसका आइडिया कंवर सेन ने दिया था 1948 में। इसको लॉन्च किया गया था 31 मार्च 1958 में। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? हरिके बैराज जो पंजाब के अंदर है, हरिके बैराज वहाँ से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे दो रिवर्स मिलती है, वन इज़ ब्यास एंड अदर इज़ सतलुज। यहाँ पर एक जो है वो पंजाब के अंदर इसको बोला जाता है हरिके बैराज। हरिके बैराज, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो पाकिस्तान के अंदर चला जाता है बॉर्डर के ऊपर। तो पाकिस्तान के बॉर्डर के 40 किलोमीटर पैरेलल ये रिवर, ये कैनल रन करती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 9060 किलोमीटर। बहुत लंबी एक कैनल है, जिसका टोटल कमांड एरिया है, यानी कि टोटल कितने एरिया को वाटर प्रोवाइड करती है, 19.63 लाख हेक्टेयर्स को ये वाटर प्रोवाइड करती है, जिसमें 70% इरीगेटेड है फ्लो से और 30% है लिफ्ट से। फ्लो का मतलब है कि जिस तरफ रिवर अपने आप, जो कैनल है वो अपने आप फ्लो कर रही है तो उधर वो वाटर प्रोवाइड कर रही है, ये वाटर है। लेकिन फ्लो के अपोजिट, जैसे आप सपोज करो कि ये लैंड जो है, ये इस तरफ वाला जो लैंड है ये इससे ऊपर है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम अपने घर के ऊपर जो टैंक होता है उसको भरने के लिए पंप का यूज़ करते हैं उसमें पानी पहुंचाने के लिए, तो ऐसे ही पंप का यूज़ करके वाटर को हाई एल्टीट्यूड्स के या ऊंचाई वाली जगह पे पहुंचाया जाता है, उसको लिफ्ट कहा जाता है। तो 30% लिफ्ट से पहुंचाया जाता है और 70% फ्लो से वाटर प्रोवाइड होता है। इसको दो स्टेजेस में बनाया गया। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और नॉर्थ बीकानेर, जिसमें 5.53 लाख हेक्टेयर एरिया कमांड एरिया बनता है, वाटर प्रोवाइड किया जाता है। और सेकंड स्टेज के अंदर बीकानेर, रिमेनिंग बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, जिसमें 14.10 लाख हेक्टेयर्स कमांड एरिया है। अब जब ये कैनल बनी तो इसका
सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, इकोलॉजी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अफेक्ट आए, दोनों तरह से ये अफेक्ट करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। पॉजिटिव तो ये रहा कि लोगों की प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो गया, इनकम में राइज हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, सोइल के मॉइस्चर मिलना शुरू हो गया, एफोरेस्टेशन हो गया, पास्चर एरिया डेवलप हो गए, लैंड पूरी तरह से ग्रीन हो गया, सोइल जो इरोजन था या विंड इरोजन था इसको रिड्यूस कर दिया गया। इंटेंसिव एग्रीकल्चर होने से, अब इसके कुछ, ये तो थे पॉजिटिव साइंस, ये दोनों क्या थे, ये सब पॉजिटिव साइंस थे, लेकिन ये है नेगेटिव साइन, ये दोनों क्या है, नेगेटिव। ये तो थे पॉजिटिव साइंस, बस यहाँ पे नेगेटिव है। यानी कि जब हमने इंटेंसिव एग्रीकल्चर या एक्सेस वाटर का यूज़ करना स्टार्ट किया तो वाटर लॉजिंग या सोइल सेलाइन, यानी कि ज़मीन का जो पानी है वो ऊपर आने लगा, वाटर का लेवल जो है अप हो गया, जिससे वाटर लॉजिंग होना या सोइल जो है पूरी तरह से खारा होनी स्टार्ट हो गई, सेलाइन होना स्टार्ट हो गया, उसमें नमक आ गया। अब हमने जो क्रॉप्स थे, जो हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप्स थे, उनको छोड़ दिया, जिसमें ज्वार, बाजरा, ग्राम एंड ग्वार, इनको छोड़ के वीट, राइस और कॉटन को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर की रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो अब आप देख सकते हो ये मैप है इंडिया के, यहाँ पे सतलुज और रावी रिवर मिल रही है, ये सतलुज रिवर आगे पाकिस्तान में एंटर हो जाती है, तो ये हमारा इंडिया का ये पार्ट हो जाता है। यहाँ से ये रिवर आती है पाकिस्तान, पंजाब के अंदर पैरेलल चलती है 40 किलोमीटर, उसके बाद ये गंगानगर में एंटर करती है। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो, दिस इज़ लिफ्ट, ये वाला जो एरिया है इसको लिफ्ट से वाटर प्रोवाइड किया गया है, ये लिफ्ट वाला, यानी कि ऊंचाई वाला एरिया है जिस तरफ वाटर को प्रोवाइड किया गया है बाय पंपिंग, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए पंप का यूज़ किया गया है। देन मेजर्स फॉर सस्टेन डेवलपमेंट, यानी कि क्या हमने मेजर्स लिए हैं सस्टेन डेवलपमेंट के लिए, हमने सस्टेन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या बातें की है। हम अब सस्टेन डेवलपमेंट की बात करते हैं। पहले अब हम यहाँ पे 7 स्टेप्स की बात करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये 7 स्टेप्स अगर आपको मेजर सस्टेन डेवलपमेंट कहते हैं तो डायरेक्टली आप इसके क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। अब हमें जो है स्ट्रिक्ट वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है फर्स्ट स्टेज के अंदर, यानी कि फर्स्ट स्टेज में हमें लिमिटेड वाटर देना है। फर्स्ट स्टेज में क्या देना है, लिमिटेड वाटर, और सेकंड स्टेज में एक्सेस वाटर, यानी कि सेकंड स्टेज में एक्सेस वाटर प्रोवाइड करना है। यानी कि फर्स्ट स्टेज में तो कम से कम पानी देना है और सेकंड स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्रोवाइड करना है। अब क्रॉप पैटर्न जो है वो बदलना है, यानी कि क्रॉप पैटर्न जो पहले हम इंटेंसिव क्रॉप वाले जो वाटर वाले जो क्रॉप ग्रो कर रहे थे उनको छोड़ना है और सिट्रस फ्रूट को ग्रो करना है, या सिट्रस फ्रूट या ट्रेडिशनल क्रॉप्स ग्रो करने हैं। अब हमें जो है वो वाटर कोर्स की लाइनिंग करनी है, लैंड डेवलपमेंट करना है, लेवलिंग करना है, वारबंदी करनी है। यानी कि लाइनिंग मतलब नहर को पक्का करना है। जो नहर अगर कच्ची होगी तो इसमें से वाटर क्या करेगा, फ्लो करके नीचे चला जाएगा, तो इसको क्या करना है, लाइनिंग करनी है, इसे पक्का करना है। लैंड डेवलपमेंट पॉलिसीज़ डेवलप करनी है, लैंड की लेवलिंग करनी है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होगी तो उसको कैसी ज़मीन होनी चाहिए, बिल्कुल समतल ज़मीन होनी चाहिए, ऐसी पॉलिसी वहाँ पे डेवलप करनी है। वारबंदी करनी है, यानी कि वाटर जो है वो इक्वली डिवाइड हो सभी फार्मर्स के बीच में। जो हमारे वाटर लॉजिंग या सोइल सेलाइन एरिया से उसे रिक्लेम करना है, यानी उसे फिर से लैंड को सही करना है। हमें शेल्टर बेल्ट्स, इकोलॉजी को डेवलप करना है, शेल्टर बेल्ट्स बनाने हैं, एफोरेस्टेशन करना है, ग्रीन बेल्ट्स बनाने हैं, पास्चर डेवलप करना है सेकंड स्टेज में, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में जो लैंड है वो पूरी तरह से समतल हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, एफोरेस्टेशन हो चुका है, तो हमें सेकंड स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना है। फार्मर्स जो हैं, पुअर फार्मर्स हैं, उनको इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी को डेवलप करना है। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।